डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर अब एमएससी फर्स्ट सेम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट जो है हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। देखिए इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी हम जो यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे वो कितने टाइप की होती है। देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किसी ना किसी मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म होता है वो पाथवे, वो किस तरीके से वो प्रोडक्ट हमारा जो है बना होगा। तो वो जो तरीका होता है उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जिसको हम बोलते हैं पोलर या फिर आयनिक मैकेनिज्म, और दूसरी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पोलर और आयनिक मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पोलर मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं चार्ज का डेवलपमेंट होगा। और चार्ज का डेवलपमेंट है इसीलिए हम इसको आयनिक मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। तो आयन्स क्या होते हैं, कैटायंस या एनायंस। तो या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगी या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी। तो जहां पर चार्ज स्पीशीज बन जाएंगी जिस मैकेनिज्म में, उसको हम पोलर या फिर आयनिक मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म अप्लाइज टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस। तो ये रिएक्शंस, ये वाली जो मैकेनिज्म है ये कौन सी रिएक्शंस में होती है जहां पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। देखो अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन आपको समझना है, वैसे तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ बेटा कि आप बीएससी करके आए हैं, ऑब्वियस सी बात है एमएससी में है, तो आप लोगों को ये बॉन्ड फिशन तो पता ही होगा कि कितने टाइप से ये बॉन्ड टूटता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ। देखो अगर ये ए और बी, हमारा ये कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट है। तो अगर मैं इसमें ये कहूं कि बी जो है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो अगर बी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो ये बी क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना जो बीच में होते हैं, ये बी थोड़ा सा अपनी तरफ इसको खिसका के रखेगा। यानी सिचुएशन कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये बी की तरफ ज्यादा खिसके हुए रहेंगे। तो क्योंकि बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है ये, तो इसलिए बी पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर फाइनली क्या होता है, अगर रिएजेंट इस पर अटैक करेगा, देखो कोई भी रिएक्शन में क्या होगा, एक हमारा रिएक्टेंट होता है जिसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी वर्ड मिले सबस्ट्रेट, इसका मतलब वो रिएक्टेंट जिस पर कि हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, उसके साथ एक, उस पर एक जिसके रिएक्शन हम कराते हैं वो होता है रीएजेंट। रीएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेट की रिएक्शन जब रीएजेंट से होती है तो फिर हमारे बनते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को टूटना होता है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, जब बॉन्ड टूटेगा, तब जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब नए बॉन्ड बन जाते हैं उनमें, उनको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो पुराने बॉन्ड का टूटना या किसी बॉन्ड के टूटने को हम बोल देते हैं बॉन्ड फिशन। और ये बॉन्ड जो है दो तरीके से टूट सकता है, या तो होमोलिटिक फिशन होगा या हेट्रोलिटिक फिशन होगा। तो हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब होता है कि इस तरीके से बॉन्ड का टूटना कि जो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक एटम के पास चले जाएं। और इस केस में जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी अभी, उसमें बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जैसा कि इस बी ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लिया है, तो जब फाइनली ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट पर अटैक कर देगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है बीच में से टूट जाएगा और बी के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने यहाँ पर ऐसे ये और ये दिखाया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बी का है, ये इलेक्ट्रॉन ए का है। तो बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा जिसको हम एरो से ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और बी पर क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के साथ हम दो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। और क्योंकि ए का था ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अब बी के पास चला गया है, तो ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बी पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए बी पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बॉन्ड फिशन जब हुआ, तो ये बॉन्ड फिशन के बाद हमारे पास जो दो स्पीशीज बची, एक पॉजिटिव स्पीशीज और एक नेगेटिव स्पीशीज, तो यहाँ पर आयंस फॉर्म हुए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये आयंस फॉर्म हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है ये पोलर स्पीशीज डेवलप हो गई हैं, तो इसलिए हम इस मैकेनिज्म को पोलर या आयनिक मैकेनिज्म बोल दे रहे हैं। तो जहां पर भी दोनों
जब एक कोई बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड हमारी दो एटम को जोड़ता है, ठीक है, एक एटम ये है और इस एक बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा एटम ये है। तो जब इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो हमेशा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे और उस एटम को नेगेटिव चार्ज देंगे। और दूसरे एटम क्योंकि उससे दूर दूसरे एटम से ये दूर, जैसे यहाँ पर ए एटम से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, तो इसलिए उस ए पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज, जिससे दूर चले जाएंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसलिए बॉन्ड फिशन कुछ ऐसा हुआ, बॉन्ड फिशन के बाद यानी बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास जो स्पीशीज बनी उन पर चार्ज डेवलप हो गया। इसलिए ऐसी मैकेनिज्म को में हमेशा हमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन दिखाई देता है, ठीक है। हेयर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डेवलप्स पोलैरिटी। पोलैरिटी का डेवलपमेंट मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट, ठीक है, बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंडक्टिव, मीजोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट तो मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। देखो किसी भी मॉलिक्यूल में जब ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही होती है, रिएजेंट अटैक करेगा, जो भी कुछ है, तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ जो हमारे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, इन पर कहीं ना कहीं पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी कैसे डेवलप हो सकती है, या तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, या मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स की वजह से। तो जब पोलैरिटी का मतलब फिर से वही हो गया, चार्ज का डेवलपमेंट, यानी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी ना किसी तरीके से चार्ज डेवलप हो जाता है इन तीनों इफेक्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो जब ये चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, फिर इन पर रिएजेंट जो है वो अटैक करेगा। देखो फिर लिखा हुआ है, दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। देखो हमारा जो ये रिएजेंट होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बोल सकते हैं, या ऐसी स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हमारा जो रिएजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना होता है। अब देखो हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पर बॉन्ड फिशन जब हुआ था, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, यहाँ पर ए प्लस स्पीशीज बनी थी और बी नेगेटिव स्पीशीज बनी थी। तो अब क्या होगा, ये तो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टूट गया हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद, ठीक है। उसके बाद ये रिएजेंट इस पर अटैक करेगा। तो ये रिएजेंट कैसे अटैक करेगा इस पर, कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो सबस्ट्रेट के नेगेटिव पार्ट से मिलेगा, और रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट से मिलेगा। मतलब फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज था तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज था, और दोनों का चार्ज जो है फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी बी स्पीशीज थी जिस पर नेगेटिव चार्ज था, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल से जाकर मिल जाएगा। तो ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सबसे पहले टूटा ए प्लस और बी माइनस आयन में, ऐसा इसलिए क्योंकि बी को हमने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना था शुरू में, ठीक है। फिर उस पर हमारे रिएजेंट ने अटैक किया, जो रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना था। तो बस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को जुड़ना है सबस्ट्रेट के नेगेटिव पार्ट से, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जुड़ना है सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट से, उसी से प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो बेटा जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उन सब में कुछ नहीं हो रहा है सिवाय पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ने के, कुछ भी नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर आपको पहचानना आ जाए तो बस इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से जोड़ना है, या आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो अगर आपको सबस्ट्रेट में पॉजिटिव नेगेटिव पता है और आपके रिएजेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पता है, तो बस दोनों को आपस में जोड़ देना है। मैक्सिमम रिएक्शन में आप देखोगे और कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर डेवलप हो गए हमारे इन इफेक्ट्स के दौरान, ठीक है, तो उन पर फिर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ऑन द पोलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इज रिफर्ड टू एज पोलर और आयनिक मैकेनिज्म। और इसी मैकेनिज्म को, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हमारे सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से मिल रहा है। देखो सबस्ट्रेट में भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, मैंने कहा ए प्लस है और बी माइनस है यहाँ पर। तो जिस पर माइनस चार्ज है वो एक तरीके से सबस्ट्रेट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया, और जो ए प्लस है वो सबस्ट्रेट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया, ठीक है। और जो हमारा फिर रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है
ये रहे, तो इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से मिल जाता है, बस यही रिएक्शन होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन जहां पर भी ऐसी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी उसको हम पोलर या आयनिक मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट while like charges repel each other forms the basis of all polar mechanisms। तो जितनी भी पोलर मैकेनिज्म है उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि जो भी ऑपोजिट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ये आपस में रिपेल होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसीलिए रिएक्शन जो हो रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो रही है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल भी है। जितनी भी आयनिक स्पीशीज होती है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट होते हैं हमेशा। तो द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट द पॉजिटिव सेंटर। तो वही इसमें बताया हुआ है कि हमारा जो सबस्ट्रेट था उसमें पॉजिटिव सेंटर था A+, तो और हमारा जो रिएजेंट था वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना था, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, और जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नेगेटिव सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। तो वही चीज इसमें आगे लिखी हुई भी है। तो इस तरह से जो भी रिएक्शन होंगी उनकी जो मैकेनिज्म होगी उसको हम पोलर या आयनिक मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो अ पोलर मैकेनिज्म में बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। इसको हमने ऐसे दिखाया हुआ है, ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब रिएजेंट, रिएजेंट हमारा कभी भी देखो कोई भी रिएजेंट हमेशा उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे कि सपोज HCl है, ये भी हमारा एक रिएजेंट है, तो H पर पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है, तो हर रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना होता है। तो बस सबस्ट्रेट में हमें देखना है किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आया है। तो जिस पर भी पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा वो पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नेगेटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो ये था पोलर मैकेनिज्म, जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है इसमें तब ये रिएक्शन होती है। अब दूसरी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होगी? जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच होमोलिटिक बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होगा? जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। यानी अगर ए और ए, अगर कोई इस तरीके के मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या है, दोनों एटम्स की, दोनों एक जैसे एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। तो यहाँ पर होमोलिटिक से मतलब एक जैसा, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा कि दोनों स्पीशीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगी, ठीक है। इस ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस बी ने अपना, और दूसरे ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरह की स्पीशीज जिस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। तो जो भी रिएक्शंस इन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की वजह से होती हैं उनको हम फ्री रेडिकल रिएक्शन बोल देते हैं, जो मैकेनिज्म देखेंगे वो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो पहले स्टेप में ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो किसी भी स्पीशीज पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और फ्री रेडिकल्स हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल फ्रॉम अ रिएजेंट बाय होमोलिटिक फिशन। तो हमारा जो भी रिएजेंट होगा वो रिएजेंट में क्या होगा, एक बॉन्ड फिशन जो भी हो रहा है होमोलिटिक फिशन होगा और उससे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। फिर जो ये फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे रिएजेंट से जनरेट हुए हैं ये सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे प्रोडक्ट देने के लिए। देखो ये हमारा फ्री रेडिकल जो बना वो हमारे रिएजेंट से आया, ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो इसने क्या करा, ये अगर इस पर अटैक करेगा तो इसको हम हाफ एरो से दिखाएंगे। हाफ एरो का मतलब अब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ये ऐसे फिशन हो रहा है, तो यानी ए जो है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डॉट बन रहा है और बी डॉट बन रहा है। तो ये आर डॉट और ए डॉट आपस में मिल जाएंगे। देखो आर डॉट और ए डॉट को अगर मैं मिला दूं, आर का डॉट मतलब आर का इलेक्ट्रॉन और ए डॉट मतलब ए का इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों मिलेंगे तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं आपस में, दोनों शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ही तो होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पेयर बना लेंगे और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। और फिर ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बचता है। फ्री रेडिकल फिर आगे और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है। तो ये चेन रिएक्शन होती है, लगातार चलती चली जाती है। इस मैकेनिज्म को कभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो द फ्री रेडिकल्स कैरी नो चार्ज। फ्री रेडिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। दे कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिगार्डलेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये किसी भी पार्ट पर मॉलिक्यूल के अटैक कर सकते हैं, उसे सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज रिफर्ड टू एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जिन भी
मैकेनिज्म में, रिएक्शन की मैकेनिज्म में जहां पर भी फ्री रेडिकल ने अटैक किया है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, तो ऐसी मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहेंगे। तो दो ही तरीके की मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो आयनिक मैकेनिज्म होगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आएगा, और या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कितने टाइप्स की हो सकती है, तो ये 4 मेन टाइप्स की होती है, हालांकि इसके अलावा भी होती है, लेकिन 4 मेन टाइप्स में आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्शंस को ही डिस्कस करूंगी, उनकी क्या मैकेनिज्म है वो मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म अगर मैं हर रिएक्शन की बताऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो और ये सारी रिएक्शंस आपके यहाँ सिलेबस में है, धीरे धीरे करके आएंगी, तो तभी हम इनकी मैकेनिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन जैसा नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। तो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज दैट विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और अ ग्रुप of atoms in an organic molecule by another atom or group of atoms without any change in the remaining part of the molecule। यानी इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसी एटम का किसी दूसरे एटम से। देखो, अगर A टू B प्लस C टू D, मतलब ऐसे एक रिएक्टेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और इससे अगर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है A टू C प्लस B टू D, तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो A तो वैसा का वैसा ही है, और B की जगह पर क्या आ गया है, B की जगह पर यहाँ C आ गया है। और इस वाले में देखें, अगर आप इसको पीछे वाले से कंपैरिजन करें C और D वाले से, तो D तो एज इट इज है, लेकिन B की जगह पर, मतलब C की जगह पर B आ गया। तो किसी की जगह पर, किसी एक एटम की जगह पर किसी दूसरे एटम का आ जाना, या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स की जगह पर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स का आ जाना, बस वही हमारी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है, ये कह सकते हैं, या एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, विस्थापित करना। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज। अब रिएजेंट में, रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना है, और वहां पर फ्री रेडिकल भी जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा रिएजेंट है वहां पर होमोलिटिक फिशन हो रहा है या वहां पर हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है। ठीक है, अगर होमोलिटिक फिशन होगा तो रिएजेंट जो है फ्री रेडिकल में टूटेगा, और अगर हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है तो फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में टूटेगा। फ्री रेडिकल कैरी में अपना रिएजेंट जो है, तो रिएजेंट पर अगर अटैक हो तो देखो ये हमारा रिएजेंट है। ठीक है, अगर यहां पर हुआ हेट्रोलिटिक फिशन, तो हेट्रोलिटिक फिशन से क्या स्पीशीज डेवलप होगी, ये ई पे पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल ये। ठीक है, और अगर इस पर हुआ फ्री रेडिकल का जनरेशन, फ्री होमोलिटिक फिशन, तो होमोलिटिक फिशन से ये चीज ये जनरेट होगा। ऐसे समझ लीजिए, आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये ई और एन यू ना समझ के ए भी समझ सकते हैं इसको। इसको हम अच्छे से समझेंगे जब धीरे धीरे करके रिएक्शन आएंगी। तो जो भी हमारा अटैकिंग स्पीशीज यानी जो हमारा रिएजेंट है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी, और अगर फ्री रेडिकल पहले अटैक कर रहा है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारी अटैकिंग स्पीशीज का नेचर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल की वजह से स्टार्ट होती हैं उनको हम कह देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये सब बेटा हमें रिएक्शन देखकर नहीं मालूम पड़ेगा, उसकी जब मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें मालूम पड़ता है कि किसने पहले अटैक किया। तो जो स्पीशीज पहले अटैक करती है उसका नाम फिर उसी बेसिस पर हम दे सकते हैं। तो इन ऑल दीज रिएक्शन अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यूजुअली डिस्प्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो ज्यादातर रिएक्शन में क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। तो दीज रिएक्शंस आर टिपिकल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये ज्यादातर एल्काइल हैलाइड्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले रखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एन एक्वस बेस। हमने यहाँ देखो ये बेस ले रखा है। अगर आप इस रिएक्शन पर ध्यान दें, CH3Cl और KOH की रिएक्शन हो रही है, तो इस CH3Cl हमारा सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और CH3Cl पर अटैक कर रहा है हमारा ये बेस। तो देखो रिएक्शन में बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH। तो CH3Cl और CH3OH में क्या डिफरेंस हुआ, Cl की जगह पर OH आ गया है। ठीक है, और Cl हमारा जो
सबस्ट्रेट का पार्ट था, सबस्ट्रेट का पार्ट है। अब देखो उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये CH3Cl को अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्योंकि क्लोरीन कार्बन के कंपेरिजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो CH3OH है उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं CH3OH में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो OH पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो Cl नेगेटिव है वो OH नेगेटिव से रिप्लेस हो गया है। तो ये, और नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज क्या होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, और जब हम इसके लिए तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, और इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे ना बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्योंकि पहले अटैक किया होगा इस CH3Cl पर, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा। और वो कैसे, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म दिखाने लग जाऊं तो ये इस तरह से, ये कार्बन है, मैं फर्दर मैकेनिज्म बताना नहीं चाह रही हूँ आपको, वो टाइम बहुत लग जाता है। ये हमारा Cl है, तो यहाँ पीछे से OH जो है इस पर आया होगा, तो OH माइनस है तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, OH अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे रहा होगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन से दूर जा रहा होगा। फिर फाइनली क्या होता है, क्लोरीन तो निकल जाता है और OH इससे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल ने क्योंकि दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ मैकेनिज्म में देखेंगे तो OH हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन सेंटर पर अटैक कर रहा होता है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय अ न्यूक्लियोफाइल OH टेक्स प्लेस, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आती है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रोफाइल्स के थ्रू होती है उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, और ये एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादातर पाई जाती है, जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हेलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये जो Cl और ये Cl है, यहां से हमें क्या मिला होगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिला होगा, यानी एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। अब आप बोलेंगे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो कोई फ्री रेडिकल बनना चाहिए था। तो पर बेटा फ्री रेडिकल बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में बनता है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में बनता है। तो अगर ये सब कंडीशंस नहीं है और फिर हमने ये वाली जो रिएक्शन होगी वो FeCl3 यानी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो वहां पर क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज ही बनती है यहाँ पर। तो ये तो जब हम मैकेनिज्म इसके डिटेल में जब देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर अगर आप रिएक्शन को देखें तो इस H की जगह पर ये वाला Cl आ गया है। ठीक है, H की जगह पर Cl आ गया और ये H प्लस की तरह निकल गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। और रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल ही पहले अटैक करता है, और देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे वो अटैक कर रहा होगा। देखो अगर ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन थी हमारी, बेंजीन में मैंने इस H को ऐसे दिखा दिया, और मैं यहाँ अगर आप यहाँ देखें मैकेनिज्म, सपोज ये पाई बॉन्ड है, तो जब ये रिएजेंट इसके साथ आता है कांटेक्ट में तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वाले कार्बन पर, आप किसी भी कार्बन पर शिफ्ट करते हैं, सपोज मैंने मान लिया कि इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए जिससे मैंने H को शो किया हुआ है, तो क्या होगा, H पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अब हमने देखा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बेंजीन रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम कर रही होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा इसके नेगेटिव चार्ज से, तो फिर फाइनली इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और देखो वो बॉन्ड कैसे बना सकते हैं हम, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये H तो पहले से था, इससे हमने Cl जोड़ दिया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में मिल गए, इसलिए बॉन्ड का चार्ज तो मतलब जो चार्ज था वो खत्म हो गया, अब इस पर बचा पॉजिटिव चार्ज। यहां से ये H प्लस की तरह निकल जाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर, और जब ये इस कार्बन को दे देगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो कैसे, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहा, यहाँ पर Cl हमने दिखाई रखा, H तो निकल गया लेकिन इस पर आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस की तरह निकला और इस कार्बन पर तो पहले से ही पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। तो ये वाली रिएक्शन ऐसे हो जाती है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारे Cl प्लस ने अटैक किया, तो वो Cl प्लस क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, H प्लस की जगह पर Cl प्लस आ गया। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हमारे अ, जो भी बॉन्ड होगा वहां पर होमोलिटिक फिशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल की हेल्प से ये इनिशिएट होगी।
स्टार्ट होंगी रिएक्शन। तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो फ्री रेडिकल्स इनिशिएट करता है उनको हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो मीथेन का क्लोरीनेशन, अब देख रहे हैं आप लाइट यहाँ पर आ गई है। जहां भी लाइट इन्वॉल्व होती है तो मैक्सिमम टाइम हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है। लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो वो क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ेगी आराम से और इसको फ्री रेडिकल में चेंज कर देगी। यानी ये Cl डॉट, ये तो Cl मॉलिक्यूल था, जब लाइट इस पर पड़ी तो ये क्या कर देगी, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और दूसरा क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। फिर ये Cl डॉट क्या करता है, इस CH3 डॉट वो इस मीथेन पर अटैक करेगा। जब ये मीथेन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल ही फिशन होगा, मतलब होमोलिटिक फिशन ही होगा। तो यहाँ पर ये CH3 डॉट अलग हो जाएगा और ये H डॉट अलग हो जाएगा। ये H डॉट और ये वाला जो Cl डॉट था, क्योंकि Cl डॉट ने ही इस पर अटैक किया था। देखो यहाँ पर क्या है, ये Cl डॉट इस पर अटैक कर रहा है, तो ये Cl डॉट और ये H डॉट आपस में मिलकर HCl बना लेंगे और बचेगा क्या हमारा CH3 डॉट। और ये CH3 डॉट फिर Cl2 पर अटैक करेगा, ठीक है, और फिर फाइनली हमारा CH3 Cl बन जाएगा और Cl डॉट फिर बच जाएगा हमारा। तो फिर ये Cl डॉट फिर से रिएक्शन करता है, तो ये बहुत चेन रिएक्शन बनती चली जाती है। बहुत सारे स्टेप्स में, 3 स्टेप्स मतलब होती है, इनिशिएशन होगा, प्रोपोगेशन होगा, फिर हम टर्मिनेट करा देते हैं इसको। तो अब ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई कि सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस फ्री रेडिकल ने हमारे रिएक्टेंट पर अटैक किया, यानी हमारे सबस्ट्रेट पर अटैक किया। तो क्योंकि फ्री रेडिकल के अटैक से ही रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो चेंज जो है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस H की जगह पर एक Cl आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। और ये H क्या था, ये H डॉट की तरह निकला और ये Cl डॉट की तरह यहाँ पर जुड़ा, तो फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो वो तो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो एडिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स सिंपली एडेड टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और अदर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या हुआ, जनरली ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में देखने को मिलती है। कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड होता है और इसमें से कुछ भी चीज निकलती नहीं है, एलिमिनेशन किसी एटम का नहीं होता है। और इन रिएक्शंस में होता क्या है, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड इज लॉस्ट while टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इन रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो डबल बॉन्ड्स बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड चेंज हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो इसलिए लिखा है डबल बॉन्ड्स बिकम सैचुरेटेड, का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में चेंज होंगे और डबल बॉन्ड के बाद वो सैचुरेटेड हो जाते हैं बाय फर्दर एडिशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग, यहाँ पर भी वही है, अटैकिंग स्पीशीज के नेचर पर डिपेंड करेगा कि हमारी एडिशन रिएक्शन को हम क्या नाम दें, ठीक है। उसके बेसिस पर वही 3 टाइप की हो सकती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है, a nucleophile brings its pair of electron to a carbon atom joined by a double bond। जो भी कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर देन फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द एडजेसेंट एटम। और फिर वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम होगा उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो द रिएक्शन इज देन कंप्लीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एनायन विद अ पॉजिटिव स्पीशीज। और इससे जो एक एनायन हमारा बनेगा उस पर एक पॉजिटिव स्पीशीज अटैक करेगी। देखो कैसे हो रहा है, इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बेस कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन पर HCN का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखो ये हमारा कीटोन हमने ले रखा है, कीटोन पर अगर हम HCN, ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है। HCN का अगर हमें एडिशन दिखाना है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनता है कीटोन साइनोहाइड्रिन। अब ये बनेगा कैसे, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, बेस इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो बेस का क्या काम होता है, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, और HCN में हमें वो प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। HCN में क्या है, H पे पॉजिटिव चार्ज है और CN पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए कि H पर ये चार्ज कौन सा है। अगर आपको चार्ज ही नहीं पता होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखो अब OH पर नेगेटिव चार्ज है
और H प्लस है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो आपस में मिल रहे हैं। ये क्या बना ले रहे हैं, वाटर, तो जो वाटर बनेगा और Cn पर नेगेटिव चार्ज हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो जब Cn पर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो यानी रिएजेंट से हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया। हमारे इस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है हमारे सबस्ट्रेट पर, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो अब ये जो Cn न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास जाएगा। तो जैसे ही इसके पास जाएगा, जाने का मतलब है इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा, और तभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव रहता ही रहता है, और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव रहता है। इसी वजह से ये Cn ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ऑफर किए, क्योंकि Cn पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। फिर जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन पर फुल, अगर ये बॉन्ड जब मैंने यहां शिफ्ट कराया था, जब शिफ्ट कराने से क्या होगा, ये C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और शिफ्टिंग में ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और इससे Cn जो है जुड़ जाएगा। तो जब Cn जुड़ेगा, Cn पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा, तो ये एक एनायनिक स्पीशीज बन जाएगी। एनायन, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। और इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से हमारा जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अभी बचा था H प्लस, जिसको कि बेस ने ले लिया था, वो बेस इस H प्लस को वापस कर देगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलके OH बना लेंगे। तो कीटोन साइनोहाइड्रिन इस तरह से बनते हैं। तो स्टार्ट कैसे हुई रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। पहले न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हुआ, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते रहे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और ये हमें एल्कीन्स और एल्काइंस में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एल्कीन होती है ना हमारी, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज्यादा, तो एल्कीन हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है यहाँ पर। और इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो अगर हम किसी एल्कीन की रिएक्शन, देखो ये वाली एल्कीन हमने ले रखी है, और इसकी रिएक्शन अगर हम HBr से कराएं, तो एल्कीन को मैंने अभी आपको बताया ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है। तो न्यूक्लियोफाइल से सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, H पर पॉजिटिव, Br पर नेगेटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव रहता है, लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो फुल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये H अब इस ये जो हमारे डबल बॉन्ड स्पीशीज है, यानी एल्कीन है, इस पर अटैक कर सकता है। तो वही अटैक हमने यहाँ पर दिखाया। तो ये अटैक कैसे होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, अब देखो ये जो एरो मैंने इधर शिफ्ट किया है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट किए हैं, वो मैं इस कार्बन पर भी शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं किया, उसका भी फिर रीजन है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है बेटा, वो सब रीजन मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ अभी। वो जब हम इसको रिएक्शन को स्टडी करेंगे ना डीपली, तब मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये शिफ्ट मैंने यहाँ कर दिया है। तो इससे क्या स्पीशीज बनेगी, ये स्पीशीज बनेगी CH3CH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे कॉर्नर वाले कार्बन पर गए हैं, तो इसलिए जिस पर भी एरो जाता है वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले एटम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो अगर मैंने एरो ऐसे दिखाया है, तो इसका मतलब यहाँ वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एरो के बाद, और यहाँ वाले पर नेगेटिव चार्ज। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज तो हमेशा याद रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पहुंचे उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पीशीज बनी। अब इस पर H प्लस जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इस पर H प्लस जाकर जुड़ जाएगा। तो जब ये H प्लस जुड़ेगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये CH3 बन जाएगा, वही तो यहाँ दिखा रखा है। और ये मिडिल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। फिर हमारी रिएक्शन तो HBr, अभी तो रिएजेंट का सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, अब रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर जुड़ेगा, देखो जब इस पर नेगेटिव चार्ज है, बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीच वाले कार्बन से तो जुड़ेगा। तो ये बीच वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ गया। तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो वो इसलिए हम इसको, और इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ गया, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें फ्री रेडिकल ऐड होगा। अब देखो सेम रिएक्शन है, प्रोपाइलीन पर जब हम HBr की अटैक कराएंगे, लेकिन पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रही है। और ऊपर वाली रिएक्शन में आपने देखा, ऊपर वाली रिएक्शन भी सेम रिएक्शन थी, लेकिन वहां पर कोई पर ऑक्साइड हमने यूज नहीं किया था,
तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये डिफर कर रहा है दोनों में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहली वाली रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और दूसरी वाली रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। ठीक है। परऑक्साइड्स क्या होते हैं? परऑक्साइड्स देखो ये है, सपोज हमने कोई ये परऑक्साइड ले रखा है, तो सबसे पहले परऑक्साइड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में, तो इससे फ्री रेडिकल बन जाएगा RO डॉट, ये 2 RO डॉट बन जाएंगे। ये RO डॉट हमारे रिएजेंट पर अटैक करेंगे और रिएजेंट पर भी ऐसे ही अटैक करेंगे, इनका भी फ्री रेडिकल में की मतलब होमोलिटिक फिशन ही होगा। H अपना इलेक्ट्रॉन लेके Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो ये RO डॉट और ये H डॉट आपस में मिलके एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है। इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन था और H का एक, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। ठीक। और बचा क्या? हमारा Br डॉट। अब ये Br डॉट इस पर अटैक करेगा, देखो ये Br डॉट इस प्रोपाइलिन पर अटैक करेगा, तो अब जो ये पाई बॉन्ड है जो हम पहले एक ही कार्बन पर शिफ्ट करा रहे थे, अब यहाँ पर तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही हो रही है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं तो हम हाफ एरो से दिखाते हैं, तो इससे जो स्पीशीज बनेगी उसको वो भी फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो CH3CH, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक बॉन्ड तो टूट ही गया है और इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। तो ये Br डॉट हमारा कहाँ जाकर जुड़ेगा? ये Br डॉट जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मैं Br को इस वाले कार्बन पर जोड़ दूं तो हमारा यहाँ पर नहीं है और यहाँ जुड़ गया है, तो ये बना हमारा प्राइमरी रेडिकल, और प्राइमरी रेडिकल लेस स्टेबल होते हैं, तो जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वही रिएक्शन आगे कर पाएगा। तो इसलिए Br जो है सेकंड वाले कार्बन से ना जुड़कर थर्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। तो जब थर्ड वाले कार्बन से जुड़ जाएगा तो हमारी स्पीशीज क्या बन जाएगी? CH3CH डॉट, इसका डॉट तो वैसा का वैसा ही रहेगा और ये बनेगा CH2Br। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा H डॉट, अभी हमारे रिएजेंट का H डॉट भी तो था जो ROH ने ले लिया था, बस वो इस पे आकर जुड़ जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। इस तरह हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनती है। तो क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल ऐड हुआ है, पहले हमारा परऑक्साइड टूटा और उसके बाद फ्री रेडिकल ऐड हुआ है उस परऑक्साइड से, या फिर ये भी प्रोपाइलिन से, जो भी कुछ आप समझ सकते हैं। तो फ्री रेडिकल अगर एडिशन, मतलब फ्री रेडिकल की एडिशन से रिएक्शन शुरू हो रही है, तो इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोल दे रहे हैं। ठीक। फिर थर्ड टाइप की रिएक्शंस आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस ठीक एडिशन रिएक्शंस की उल्टी होती है। वहां पर डबल बॉन्ड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज हो रहा था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड डबल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज होगा और कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। यहाँ पर क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर टूटेंगे और एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसमें क्या हुआ? ये Zn और ये दोनों Br निकल जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड डबल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज हुआ और यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। ठीक है। किसी चीज, किसी भी स्पीशीज का एलिमिनेशन हुआ तो इसको हम बोल दे रहे हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और लास्ट टाइप की रिएक्शंस आती है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम from one atom to another within the same molecule are called rearrangement reactions। जब किसी रिएक्शन में यानी सेम मॉलिक्यूल में एक एटम का माइग्रेशन किसी दूसरे एटम पर हो जाए तब हम उसको बोलते हैं वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग शिफ्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम अ कार्बन एटम टू एन एडजेसेंट कार्बन आर क्वाइट फ्रीक्वेंट एंड आर रिफर्ड टू एज कार्बन टू शिफ्ट। देखो, अगर एक कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने अभी पूरी इसके वैलेंसी पूरी नहीं करी है। सपोज यहाँ पर कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला आर जो है माइग्रेट कर गया है इस वाले आर पर, मतलब ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं पहले वो 1 नंबर से जुड़ा हुआ था आर, अब ये 2 नंबर से जुड़ गया है, यानी ये पूरा माइग्रेट करके इस वाले कार्बन पर पहुंच गया है। तो इस टाइप के शिफ्ट को कहते हैं जब पास वाले, मतलब एक कार्बन से ग्रुप का माइग्रेशन उसके पास वाले कार्बन पर हो जाए, तो ऐसे शिफ्ट को हम 1 टू शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर आर शिफ्ट ही तो कर गया है टू दूसरे कार्बन पर, तो इसलिए हम इसको 1 टू शिफ्ट बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले रखी है ये रिएक्शन, ये देखो, ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन हम अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराएं तो देखो बेटा ये एसिड है, एसिड का काम होता है H प्लस देना, और H पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी नेगेटिव पार्ट या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हमें दिखना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कहीं पर भी लोन पेयर है, तो देखो हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
तो आपको वही करना है, मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जुड़ना है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो है। भाई H प्लस है, H पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहां पर कहां पर जाएगा वो, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए ये H प्लस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाता है, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन से एरो को शुरू करते हैं और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले और H प्लस पर चले गए। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, देखो ये OH है, यहाँ पर H प्लस है। मैंने आपको बताया जब भी आप एरो दिखाएंगे तो यहां पर, तो जहां से एरो चलेगा उस पर तो एरो के बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो OH पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, और H पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तो इसके ऊपर पहले से ही है, एक नेगेटिव और आ गया, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसका मतलब इसका चार्ज हो गया खत्म। और एरो का मतलब होता है एक बॉन्ड बन गया O और H के बीच में, तो ये हम बॉन्ड बना देंगे, तो हमारी स्पीशीज OH2 बन जाएगी और उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा आप हमेशा एरो का ध्यान रखिए, जहां से एरो चलेगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, जहां पर एरो पहुंचेगा वहां पर नेगेटिव चार्ज दिखाना है। और अगर ऑलरेडी देखो, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो जब एरो इस पर पहुंचा तो नेगेटिव चार्ज भी पहुंचेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो H पर चार्ज खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो हमने दिखा दिया OH2 इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे ना कैसे करके खत्म तो करेगा ही, तो वो क्या करता है पास वाले इलेक्ट्रॉन से, अब हम एरो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर के जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों, ये हम दिखाएंगे ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए। तो अब जब ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो देखो स्पीशीज क्या हो जाएगी, अब ये बॉन्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया हुआ इधर वाला, जो यहाँ इधर की साइड वाला है, वो इस कार्बन का ही तो है, इस वाले कार्बन का है। तो जब वो, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, तो हमने दिखा रखा था CH2 और यहाँ दिखाया है OH2 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और मैंने ये एरो बना रखा था। तो जब ये एरो जहां पर पहुंचा वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मैं नेगेटिव चार्ज बना दूंगी, और जहां से चला, यानी वो कार्बन से चला है, बॉन्ड से चलने का मतलब होता है बेटा वो कार्बन से चला है जिससे वो बॉन्ड अटैच है, तो अब इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस OH2 पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो जब ये बॉन्ड मैंने ऐसे करके दिखा दिया, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया है, अब खाली यहाँ पर CH2 प्लस बचा है, तो यानी ये वाली स्पीशीज ऐसी बची है। तो पहले CH2 OH2 तो जुड़ा हुआ था आपस में, अब ये OH2 तो इससे अलग हो गया, खाली CH2 बचा, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले थे, हमने एरो वहीं से दिखाया था, तो इसलिए उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बना प्राइमरी कार्बोकैटायन, और प्राइमरी कार्बोकैटायन हमारा लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी जब भी कभी कहीं किसी स्पीशीज में आपको कार्बोकैटायन बना दिखे और अगर वो लेस स्टेबल हो, अगर आप उसे किसी तरीके से कोई शिफ्ट करके अगर आप उसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल सकें तो उसे जरूर बदलिएगा, और इसी बदलने को हम बोल देते हैं रीअरेंजमेंट। प्राइमरी कार्बोकैटायन को आप देखेंगे हमने टर्शरी में चेंज कर दिया, तो इसी में इसी प्रोसेस को जिसमें हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट दिखाया, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट। अब कैसे किया, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पास वाला इलेक्ट्रॉन मिथाइल का है, ये मैंने एरो ऐसे दिखा दिया। अब इस एरो को ऐसे दिखाने का मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इस CH2 पर जाएगा, यानी यहां से जो ग्रुप निकलेगा वो CH3 माइनस चार्ज निकलेगा। जो मैंने ऐसे एरो घुमा दिया ना, इसका मतलब है CH3 माइनस चार्ज। देखो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 पे माइनस चार्ज है, तो दोनों आपस में मिल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर CH2 और CH3 आपस में मिल गए। पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी मिलेंगे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और एरो देखो मैंने यहां से घुमाया था, तो कहां से घुमाया था, इस कार्बन के पास से घुमाया था, तो इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो ये वाला कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, एक ये कार्बन से अटैच्ड है, एक इस काले कार्बन से और एक इस काले कार्बन से, तो इसलिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो हमने सिर्फ 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया और उससे क्या हुआ, उससे हमें एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया। तो इसी प्रोसेस को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, जहां पर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन से उसके पास वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है।
और शिफ्ट कैसे हो रहा है? शिफ्ट कुछ इसको आप शिफ्ट को ऐसे भी दिखा सकते हो बेटा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, सबसे पहले बॉन्ड जो है ऐसे टूटेगा, मैंने ऐसे दिखाया, तो इसका मतलब एरो मैंने CH3 की तरफ घुमा दिया है, तो CH3 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि जब भी बॉन्ड से एरो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड फिर आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर फिर बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। और बॉन्ड के पास क्या चीज है? कार्बन। कौन सा बॉन्ड घुमाया है? कार्बन और CH3 वाला बॉन्ड घुमाया है। तो कार्बन और CH3 वाला बॉन्ड घुमाने का मतलब ये हुआ कि CH3 पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन और CH3 के बीच में अब हमें कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है, ठीक है। बॉन्ड से अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा बॉन्ड टूटेगा। और अगर जैसे हमने यहां पर शिफ्ट किया था, OH से H+ की तरफ शिफ्ट किया था, तो यहां पर तो कोई बॉन्ड था ही नहीं पहले से ही। तो हमने जब ऐसे शिफ्ट किया तो इसका मतलब है O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या हुआ? CH3 नेगेटिव निकला। ये CH3 नेगेटिव इस CH2 पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, आपस में मिल गए, तो CH2 CH3 बन गया। और कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, वही पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो पहला वाला जो कार्बोकेटायन था वो हमारा लेस स्टेबल था, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकेटायन था। एक कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है। तो ये हमने टर्शरी में चेंज कर दिया, मोर स्टेबल में। अब क्या होगा? अब ये एक H+ निकाल देगा, यहाँ वाले पास वाले कार्बन से एक, वो यहां से भी निकाल सकता है, वो इधर से भी निकाल सकता है, तो वो यहां से निकालेगा, क्योंकि यहां से निकालने से हमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिल रही है। इसको भी हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों तरफ से निकाल सकता है। तो लेकिन वो यहां से निकाल रहा है इस वाले CH2 से, जो ये वाला CH2 है ना, इससे उसने एक H+ निकाल दिया, ठीक है। एक H+ यहां से निकलेगा। अब देखो, ये था हमारा C+, मैं सिर्फ इतना दिखा रही हूँ। ये है CH2 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, और इससे CH3 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, ठीक है। तो यहां से H+ कैसे निकला? देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मैं एरो ऐसे दिखाऊंगी। जब मैंने बॉन्ड से एरो घुमा दिया तो इसका, अब मैं इतनी स्पीशीज बना दे रही हूँ आपके पास, तो CH के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और H से क्योंकि दूर गया है तो इस पे पॉजिटिव, और दोनों के बीच में अब मैं कोई बॉन्ड नहीं बनाऊंगी, ठीक है। और इस कार्बन पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो वही डबल बॉन्ड यहाँ पर हमने शो कर दिया है। तो यहाँ पर ये H+ जो है वो यहाँ से निकल गया है। तो जो H+ पहले इस OH ने इस एसिड से लिया था, वही H+ अब वापस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म क्या हो सकती हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकती हैं। हालांकि जितनी भी रिएक्शंस थी बेटा, मैंने मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया। वो इसका रीजन यही रहा क्योंकि मैकेनिज्म अभी आपकी सिलेबस में ही है सारा। जितना भी सिलेबस आएगा उसमें सारी मैकेनिज्म ही पढ़नी है आपको, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, तो वहां पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।